सर्दी के कहर में सास पर बहू का अत्याचार। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अरे इन्हें तो कोई काम भी नहीं दिखाई देता। इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा। रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो। कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू, घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हूँ। जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूँ। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे 2 रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी। फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है, वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका? रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कौन है, कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं। अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता, जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी, अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है, वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी। अरे कल रात कहाँ चली गई थी? शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची, मुझे माफ कर दे।
मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे खाना वाना मैंने सब बना लिया है, एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है। शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती तो रूपा उसकी बात भी नहीं कर पाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी देखो, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू, मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी? अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो। अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थीं। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ। आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहां शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है, शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है, वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी मां शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। 5 सरकारी नौकरी करने वाली बहू। जबलपुर गांव में रहने वाला कर्मा एक किसान था। किसान होने के साथ साथ वो 5 बेटियों बानी, प्रीति, त्रिशा, दिव्या, वैशाली का पिता भी था। रोजाना की तरह आज भी वो थका मांदा घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए? हम आपकी ही बाट जो रही थी। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? आपके चेहरे पर मुस्कान देखी तो एक अरसा हो गया है। बेटी, जिस गरीब बाप के कंधों पर 5 बेटियों को ब्याहने का बोझ हो, उसका अधरों पर मुस्कान कैसे हो सकती है? बरसों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके एक भी बेटी के ब्याह का दाम नहीं जोड़ सका। बाबूजी, छोड़ क्यों नहीं देते हमारे ब्याह की चिंता? जब हम 5 पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे तो हमारे ब्याह के रिश्ते खुद चल कर आएंगे। 5 बेटियों के समझाने बुझाने पर कर्मा को हियाब होता है। समय गुजरता है। एक दिन एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसमें से 50 वर्षीय पद्मा वहां बाहर आकर उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है? जी कहिए, किससे मिलना है? जी शादी के सिलसिले में बात करनी है। पंडित सुखराम जी ने इसी घर का पता दिया है। ये सुनकर कर्मा पद्मा का स्वागत सत्कार करता है। कुछ देर बाद, देखिए भाई साहब, शादी को लेकर मेरी कोई मांग नहीं। मुझे तो बस अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न बहुएं चाहिए। शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। अब 5 बेटे उसी में अस्त व्यस्त रहते हैं। लंबा चौड़ा घर बार है। ब्याह के बाद आपकी बिटिया राज करेंगी। अब आप सोच विचार कर बता दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है बहन जी, मेरी बेटियों को अच्छा घर बार मिल जाए, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आप रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह कर्मा और पद्मा आपसी सूझबूझ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कर्मा की 5 बेटियां पद्मा की बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं और पद्मा बोलती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर अब इस घर की बागडोर तुम 5 के हाथ में है। माँ जी, हम बहुएं अपनी ओर से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगी। शादी की रात 5 बहुएं अपने शादीशुदा जीवन की सुनहरी शुरुआत करती हैं।
और मुर्गे की बांग के सवेरे उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई की रस्म पूरी कर लेती हैं। देखते ही देखते सवेरे के 8 बज जाते हैं। तभी पद्मा अपने 5 बेटों के साथ नहा धोकर नीचे आती है। माँ जी, आप आ गए? आप बैठिए, हम खाना परोसते हैं। क्या बात है मेरी 5 बहुओं, तुमने तो बड़ी सवेरे सवेरे कामकाज निपटा लिया। घर बार एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, आप बातें ही करती रहोगी, हमें कारखाने पहुंचना है, जल्दी खाना खाते हैं। हाँ माँ, वैसे भी खाने की खुशबू बड़ी बेमिसाल आ रही है। सभी बहुएं पद्मा और अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का पहला कौर खाते ही पद्मा अपने बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह, क्या जबरदस्त खाना बनाया है मेरी 5 बहुओं ने। इन्होंने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी फेल कर दिया। शुक्रिया माँ जी। बोलो, अपनी सास से क्या चाहिए तुम्हें? गहना, पैसा या कुछ और? माँ जी, हम 5 अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। माँ जी, हमें पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। हम 5 ने हमेशा से सरकारी नौकरी का सपना संजोया है। हम उसे साकार करना चाहती हैं। ये सुनकर पद्मा अपनी 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे मेरी बहुरानियों, सरकारी नौकरी बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने वाले कद्दू करेले नहीं जो गए और चुन लिया। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बेचारे बीए पढ़े लिखे लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। इसीलिए वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माँ, अगर ये 5 अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साबित करने का मौका मांग रही हैं, तो इन्हें मौका दे दीजिए। हाँ माँ, गौरव भैया सही कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर पद्मा कहती है, बेटों की बात का मान रखते हुए मैं तुम 5 को एक मौका देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। पद्मा ने अपनी बहुओं के सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में हामी तो भर दी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। तुम 5 चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मैं तुम्हें घर के कामों में इस कदर उलझाऊंगी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कैसे बनती है मेरी 5 बहुएं सरकारी मुलाजिम। अगले ही दिन 5 बहुओं ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी, मगर पद्मा उन्हें सारा दिन कामकाज में उलझाए रखती। बावजूद इसके 5 बहुएं देर रात जागकर पढ़ाई में जुटी रहती थी। गुजरते समय के साथ 5 की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में आवेदन किया और आखिरकार 5 बहुएं सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। माँ जी, हम 5 को सरकारी नौकरी मिल गई। माँ जी, मैं वकील बन गई। और मैं टीचर। माँ जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई हूँ। माँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। और माँ जी, आपकी 5वीं बहू बैंक मैनेजर बन गई है। अपनी 5 बहुओं की सरकारी नौकरी की बात सुनकर पद्मा सिर पकड़कर सोफे पर पसर जाती है, क्योंकि उसके किए पर पानी जो फिर चुका था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम चारों हटो, मैं देखती हूँ। अरे हट परे, अपनी ये डॉक्टर बनने की दावेदारी मुझ पर मत दिखा। अरे नौकरी चाकरी तो सभी कर लेते हैं, मगर जो बहुएं ससुराल की बागडोर संभाले उससे बेहतर कोई नहीं। वो कैसे माँ जी? क्योंकि घर चलाना देश चलाने के बराबर है। ये कहकर पद्मा अपने कमरे में चली जाती है और 5 बहू बोलती हैं, ये माँ जी को क्या हो गया है? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय माँ जी हमें 4 बातें सुनाकर चली गई। ऐसी तो सौंजी तौर से साफ हो चुका है कि माँ जी हमारी सरकारी नौकरी से खुश नहीं। रोजाना की तरह अगली सुबह पद्मा अपने बेटों के साथ हॉल में जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप नीचे आ गई। हम 5 ने घर का सारा कामकाज निपटा दिया, खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, खा लीजिएगा। देख लो बेटा, कल तक 5 बहू खाना परोस कर दिया करती थी, आज पका कर रख दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब रसोई घर छूंछा मिलेगा और अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे जब सरकारी नौकरी की धौस है। मगर तुम बहुओं से 10 गुना ज्यादा आमदनी मेरे बेटे बिजनेस में कमाते हैं। बिजनेस के बलबूते तुम्हारी सरकारी नौकरी भी फेल है। 5 बहुएं पद्मा को बिना कोई जवाब दिए अपने कार्य क्षेत्र को निकल जाती हैं। समय गुजरता है, पद्मा किसी न किसी बहाने अपनी 5 बहुओं की सरकारी नौकरी और अपने बेटे के बिजनेस से नीचा दिखाती। बावजूद इसके बहुएं एक शब्द नहीं कहती। आखिरकार अल्पभाषी होना ही तो पढ़े लिखों की पहचान है। मगर एक रोज पद्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके 5 बेटों के कपड़े के कारखाने में भयानक आग लग जाने के चलते बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अभी पद्मा अपने बेटों को समझा बुझा ही रही थी कि उसकी 5 बहुएं अपने काम से घर आती हैं। धीरज धर बेटा,
ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। कारखाने के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस के अनुसार सभी को लाखों की मुफ्त मदद देनी होगी। बीते दिनों हमने अपना बैंक बैलेंस बिजनेस में लगाया था, अब हमारे पास 0 सेविंग है। ऐसे में हम क्या करें? पांचों बहुएं अपने पतियों की परेशानी को सुनकर कहती हैं, आप पांचों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी किस काम आएगी? हम ये पैसे परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो माँ जी, आपकी ये बहू खुद एक IPS ऑफिसर है। पुलिस के पैतरे मैं भली भांति जानती हूँ। पांचों बहुएं अपनी अपनी सरकारी नौकरी की सारी कमाई सास के हाथों में सौंप देती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और पद्मा बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मैंने तुम पांचों को प्रोत्साहित करने की बजाय पहले दिन से तुम्हारे सरकारी नौकरी के सपने के बीच बाधा बनी और तुम्हारे सपने को साकार होने के बाद कुड़कुड़ाती रही, अपने बेटों के बड़े बिजनेस का रौब झाड़ती रही और तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी के कारण नीचा दिखाती रही। शायद आया हुआ बुरा दिन उसी वक्त का प्रतिफल था, मगर आज मुझे गर्व है कि मैं एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरी वाली बहुओं की सास हूँ। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी के साथ सरकारी सर्विस वाली बहुओं की कहानी यहीं खत्म होती है। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल देख बेटवा, अब तू सयाना हो गेल है, बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है? कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे, बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल पहले दोनों सास बहू हल्का हो जल जाओ, नहीं तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी नहीं रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा।
इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपीट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी क्या बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तुहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलियान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया। वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गाँव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमारे द्वार पर कैसन पधार पड़ी? अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है। इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी 2 गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोहिना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। गरीब लड़की की अमीर सौतन। मन में सैकड़ों सपने सजाए ससुराल की दहलीज पर खड़ी गरीब दुल्हन का स्वागत करते हुए उसकी सास कल्याणी कुड़कुड़ाती हुई कहती है, बेटे के ब्याह को लेकर बरसों से सैकड़ों अरमान सजाए थे, मगर दहेज में मिला क्या? ये कद्दू कटहल। बोलो भला, ये भी कोई दान दहेज है? कैसे गरीब घर की बेटी ब्याह लाई हूँ मैं। गरीब बहू को ससुराल आए चंद पल ही हुए थे कि सास का ताना बाना शुरू हो चुका था। समय के साथ
यह रोजाना की बात बन गई। कल्याणी किसी न किसी बात से गरीब बहू का दिल जलाया करती थी। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मर गई है मुई? क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? दिन भर पलंग तोड़ने के बजाय और कोई कामकाज नहीं क्या तुझे? दीपावली आने में 2 दिन है। चल अपने बाप को फोन घुमा और ये सारा सामान मंगा। लिस्ट में लिखे सामान को पढ़कर बेचारी गरीब बहू हताश होकर कहती है, माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरे बाबूजी बेहद गरीब हैं। उनके कंधे पर अभी 2 बेटियां ब्याहने का बोझ लदा हुआ है। ऐसे में इतना कुछ बाबूजी कहाँ से जोड़ बटोर सकेंगे? वाह जी वाह, बोलो भला। देखो तो बाप के लिए मेरी बहू का कलेजा कैसे फटने को हो रहा है। एक तो ब्याह में तेरे बाप ने बढ़ चढ़ कर दान दहेज नहीं दिया। अगर वो दीपावली में थोड़े बहुत खील मिठाई कपड़े लत्ते भी नहीं दे सकता तो लानत है उस पर। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने अपने बेटे का ब्याह तो जैसी गरीब गलीज से करा दिया। सास के कड़वे बोल बेचारी बहू के दिल को बाण बनकर भेदते हैं। फिर उसी सांझ विपुल दफ्तर से आकर गरिमा पर अपना गुस्सा निकालता है। गरिमा, गरिमा! जी 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 कहिए। विपुल गुस्से में बिलबिलाता हुआ बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, कितनी बार कहा है ना कि जब मैं दफ्तर से आऊं तो पानी लेकर मेरे सामने खड़ी रहा कर। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती? माँ विपुल, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दूं? तो ले, छोड़ दिया। एकाएक गरिमा सिर के बल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है कि कल्याणी कहती है, विपुल, ये क्या किया तूने? अगर गलती से ये गरीब बैरन मर गई तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। दोनों माँ बेटे उसे एक खैराती अस्पताल में दाखिल करते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके बोलता है, मुबारक हो, बहुत जल्द आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर कल्याणी फूले नहीं समाती। हर एक बढ़ते महीने के साथ सास के मन में बेटे होने की आस बढ़ रही थी, मगर उसके सपने पर पानी तब फिरा जब 9 महीने बाद गरिमा को जुड़वा बेटियां हुई। 2 दिन बाद जब गरिमा अपनी बच्चियों के साथ अस्पताल से घर लौटी तो सास के गुस्से का गुबार बेचारी गरीब बहू पर फूट पड़ता है। बेड़ा गर्क हो इस बैरन का, एक साथ 2 बेटियों को जन्म दिया है। आज के इस महंगे दौर में बिटिया बिहाने में कितना खर्चा आता है जानती भी है। तेरे बाप ने तुझे तो 50,000 में बेच दिया था। बेटे की बजाय एक साथ 2 बेटियां देखकर विपुल गुस्से में बिलबिलाकर पांव पटकते हुए घर से निकल जाता है। उसी सांझ घर की डोरबेल बजती है। जैसे गरिमा दरवाजा खोलती है तभी विपुल के बगल में एक लड़की उसका हाथ पकड़े खड़ी होती है। विपुल, आ गए आप? मैं आपकी ही बाट जो रही थी। आपके बगल में ये लड़की कौन खड़ी है? मैं हूँ सुचिता, विपुल की बीवी। हमने आज ही शादी की है। शादी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? विपुल की बीवी मैं हूँ। इधर हट गरीब गवार, मेरी पत्नी सिर्फ सुचिता है, तू नहीं। शायद अब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। चलो विपुल। विपुल सुचिता को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सुचिता के सो जाने के बाद विपुल और कल्याणी खुसर फुसर कर रहे होते हैं। दरवाजे पर खड़ी गरीब बहू उनकी बातें सुन रही थी। विपुल, अरे एक मुसीबत कम थी जो तू दूजा ब्याह रचा कर आ गया है। प्राइवेट नौकरी करके एक साथ 2 बीवियों का पेट कैसे पालेगा तू? माँ, सुचिता मेरी बीवी नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये शहर की सफल बिजनेस विमन है। इसके पास बहुतायत रुपया पैसा है। मेरी गरीब बीवी के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मगर सुचिता इतनी अमीर है कि हमारा जीवन सोने चांदी में कटेगा। वाह रे मेरे शेर, क्या चट चाल चली है तूने। अच्छा किया जो इस रईस लड़की को ब्याह के बंधन में बांध लिया। अब ये अमीर बहू ही हम माँ बेटे की गरीब नैया पार लगाएगी। माँ, अब इस गरीब गवार को इसके बाप के पास भेज दो। इसकी यहाँ क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं। जब हम हमारी अमीर बहू की बदौलत बड़ा घर ले लेंगे तब उस घर का चौका बर्तन करने के लिए बाई की जरूरत होगी ना, तो इसे ही बाई बना लेंगे। बदले में 2 वक्त का रूखा सूखा खाना दे देंगे। यह सुनकर गरीब बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कहती है,
हे भगवान, ये किस बाधा में डाल दिया है तूने मुझे। बाबूजी पहले ही मुश्किल से परिवार चला रहे हैं, ऐसे में मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ मायके जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहीं रहूंगी। समय गुजरता है जहां एक और बेचारी गरीब बहू सारा दिन बाई बनकर अपनी बच्चियों के चीखना चिल्लाना छोड़कर चौका बर्तन करती, वहीं अमीर बहू सारा दिन अपने कमरे में पसरी रहती। इतना ही नहीं, दोनों माँ बेटे उसकी जी हुजूरी में लगे रहते। एक दिन की बात है। अरे ओ गरीब कबार, फटाफट एक कप कॉफी लेकर आ मेरे कमरे में। अभी लाई। गरिमा झटपट से कॉफी बनाकर उसके कमरे में आती है। ये लो शुचिता। क्या कहा तूने? 2 कौड़ी की बाई? तेरी ये मजाल कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुझ जैसी गरीब गवार के लिए मैं मेम साहब हूँ, समझी? अरे शुचिता बहू, तुम क्यों बेमतलब अपना बीपी बढ़ा रही हो? कॉफी पियो। अब ढीठ की तरह खड़ी क्या है यहाँ? जा यहाँ से। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रात गरिमा को किसी के बुदबुदाने की आवाज आती है। ये आवाज तो शुचिता की है। इतनी रात को ये आखिर किससे बात कर रही है? गरिमा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। फिक्र मत करो, इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो या मेरी पहचान इन्हें पता चले, मैं बहुत जल्दी अपना मकसद मुकम्मल करके निकल जाऊंगी। ये शुचिता किस मकसद की बात कर रही है? मुझे माँ जी को खबर करनी चाहिए, मगर बिना सबूत के सासू माँ मेरी बात पर भरोसा भी तो नहीं करेंगी। मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। अगले दिन गरिमा पुलिस चौकी पहुंचती है, जहां दीवार पर सोझे तौर पर सुचिता की तस्वीर लगी होती है। क्या बात है मैडम, इस तस्वीर को देखकर आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? दरअसल ये लड़की एक फ्रॉड है जो धोखेबाजी का धंधा करती है। ये सीधी तौर से लड़कों से शादी करके उनका शिकार करती है। पुलिस इस फ्रॉड के फिराक में है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की इस समय मेरे घर पर मौजूद है। इससे पहले कि ये फ्रॉड वहां से भी फरार हो जाए, हम लोगों को इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। चलिए। थोड़ी ही देर में बहू पुलिस के साथ ससुराल पहुंचती है, जहां शुचिता सोफे पर बैठी होती है। तो आखिरकार तुम मिल ही गई। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? शायद आपको खबर नहीं, शुचिता मेरी बीवी है। विपुल, शुचिता एक धोखेबाज औरत है। ये लोगों से शादी करके उन्हें लूटती है। ये अमीर होने का झूठा ढोंग करती है। ये सुनकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं और विपुल बोलता है, क्या ये सच है शुचिता? तुम चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? नहीं विपुल, ये इस गरीब गवार की सोची समझी साजिश है। एकाएक कल्याणी आगे बढ़कर उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, सच बोलने वालों की जुबान नहीं लड़खड़ाती बहुरानी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। पुलिस धोखेबाज बहू को हिरासत में ले लेती है और कल्याणी कहती है, गरिमा बहू, हम मनमुद्दी माँ बेटे को माफ कर दो। आज अगर तू ना होती तो इस फरेबी का पर्दाफाश ना होता। मैंने तुझे मिट्टी समझा, मगर तू खरा सोना है। माँ जी, ये तो आपका बड़ापन है। भगवान की दया है जो समय रहते शुचिता का सच सामने आ गया। आखिरकार दोनों माँ बेटे के अकल पर पड़े रईसपन का रोड़ा हट चुका था। आज गरीब बहू ससुराल में सम्मान के साथ रह रही है। जादुई सोना पंप। ये कहानी है कंचनपुरा गांव की, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। मगर कुछ दिनों से गांव एक घनघोर श्राप से जूझ रहा था, जिसे एक वक्त में जो कंचनपुरा गांव फसल की बोरियों और जलाशयों की आपूर्ति के खातिर जाना जाता था, आज उस गांव की दशा बेहद बंजर और दयनीय हो चुकी थी। गांव के प्रांगण में बैठे लोग अपना दुख एक दूसरे से साझा कर रहे थे। ऋषि के रूठ जाने से हमारे गांव की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि गांव के बड़े से लेकर बच्चा दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अरे दाना मिलना तो दूर, बच्चा पानी की एक बूंद को भी लख रहा है। लगता है इंद्रदेव तक हमारे गांव की गुहार नहीं पहुंच रही है। रमुआ और जुगनू को यह खबर न थी कि उनका दुख आकाश मंडल में बैठे इंद्रदेव देख रहे थे, जो कहते हैं, यह गांव बेहद दुख और दुविधा में है। इन्होंने मेरा आह्वान किया है, इसलिए अब मुझे इन्हें दुखों के दलदल से उबारना होगा। क्षण भर के भीतर ही इंद्रदेव एक किसान का भेष धरकर गांव में दस्तक देते हैं। जय राम जी की भाई, बड़ी दूर डगर से आया हूँ।
प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे भाई, यहाँ हम खुद एक बूंद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। हमारे लिए खुद दाना पानी पूर्ति नहीं पड़ रही है। हमारे गांव की दयनीय दुखी दशा क्या तुम्हें दिख नहीं रही है? भाई साहब, दुख तो जीवन का संगम है, धीरज धरो। ऐसे कुरकुराने से काम नहीं चलेगा। कैसे धीरज धरे? सोना उगलने वाली गांव की धरती सूखी पड़ी है। बीज बोने वाली जमीन उसर बंजर हो चुकी है। ऐसे में बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या और खाएंगे क्या? भाई, आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी क्या हुआ, भूखे सोते हैं? नहीं ना, भगवान पर भरोसा रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। उस रात गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। भोर के पहर अचानक एक सुनहरे प्रकाश के एक साधारण हैंडपंप गांव के प्रांगण में प्रकट होकर आवाज करने लगता है, जिससे 70 साल की लीला की नींद खुलती है और उसके कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। प्यास के मारे कंठ का अंकल सूखने को हो रहा है, मगर इतनी भोर सवेर यह कोलाहल कैसा है? लीला जैसे ही गांव के प्रांगण में बने पंप के पास आती है तो कहती है, ये आवाज तो इस पंप के भीतर से आ रही है, मगर इस हैंडपंप को पहले नहीं देखा। क्या पता इसमें पानी मिल जाए, चलकर देखती हूँ। लीला जैसे ही हैंडपंप को हाथ लगाती है, उसी पल एक तेज प्रकाश के साथ वह पूरी तरह से सोने का बन जाता है। अरे, यह हैंडपंप सुनहरा कैसे हो गया? कहीं यह जादुई सोने का पंप तो नहीं? इसे चलाकर देखती हूँ। कुछ देर तक हैंडपंप चलाकर बुढ़िया लीला थक कर बोलती है, कब से ये हैंडपंप चला रही हूँ, बावजूद इसके पानी की एक बूंद भी हैंडपंप से बाहर नहीं आई। वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक हैंडपंप से सोने का तरल थाक बाहर आता है और हैंडपंप साधारण आकार में बदल जाता है, जिसे देखकर वह दंग हो जाती है और जोर जोर से सभी को आवाज लगाती है, अरे जागो गांव वालों, जुगनू, रमुआ, राधा, जल्दी दौड़ो। आवाज सुनकर पूरा कंचनपुरा गांव अपना अपना किवाड़ खोलकर हैंडपंप के पास आता है। अरे क्या हुआ लीला मौसी? अरे राधा, हमारे गांव का हैंडपंप जादुई पंप जान पड़ता है। देखो, इससे पानी की बूंद बरसने के बजाय खरा सोना बरसा है। हैं? लीला मौसी, लगता है बुढ़ापे में बोरा गई हो। अरे सोना सिर्फ सुनार के पास मिलत है, हैंडपंप से पानी निकलत है, सोना नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो हम पंप के नीचे बैठते हैं, अब वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाई है। यह कहकर राधा जादुई सोने के पंप के नीचे बैठ जाती है और बुढ़िया जैसे ही जादुई पंप चलाना शुरू करती है, चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ पंप पर सोने की किरण प्रकाशमान होकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की बौछार राधा की झोली में बरसाने लगता है। आरी मोरी मैया, ये क्या माया है? इतने दिनों से जिस पंप से पानी की बूंद तक नहीं निकली थी, वह सोने के सिक्के बरसा रहा है। यह जादुई सोने का पंप अपने भीतर से सोने के सिक्के बरसाकर हमें ये पैगाम सुना रहा है कि अब इसे हमारे कंचनपुरा की काया पलट होगी। यह जादुई सोने का पंप हमारे गरीब गांव में सुनहरा सोता बनकर आया है। हाँ मौसी, सबसे पहले हम इस सोने के पंप से मिले सोने के सिक्कों का सुनार से सौदा करके मिले हुए मोल से गांव में पानी का हैंडपंप लगाएंगे। सभी जन प्यास से आतुर है। हाँ जुगनू, जाओ और इस जादुई पंप से मिले सारे सोने के सिक्कों को बेचकर सभी का पेट भरने का प्रबंध करो। जुगनू और रमुआ जादुई पंप से मिले सोने के सुंदर सिक्कों को बड़े सुनार से बेचकर खाने पीने का सामान लाते हैं और साथ मिलकर खाते पीते हैं। आज इस जादुई सोने के पंप के बदौलत ही हम भूखों का पेट भरा है। अगर यह पानी की बूंदों के बजाय सोने के सिक्के न बरसाता तो शायद हम इतनी जल्दी खाना न खाते। सो तो खरा सच है। अब हम इस जादुई सोने के पंप के जरिए अपने गांव की गरीबी दूर कर सकेंगे। अरे जुगनू, उसकी क्या जरूरत है? हम जो कि हमारे गांव में यह जादुई सोने का पंप है, तो इससे मिले सोने के सिक्के बेचकर पैसा ही पैसा हो जाएगा। फिर हमें पसीना बहाने की क्या जरूरत है? इस पंप को चलाओ और भरपेट खाना खाओ। रमुआ, पसीना बहाना हम किसानों का पेशा है। हम जादुई सोने के पंप का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेंगे, बस। इसके बाद जुगनू उस जादुई सोने के पंप को चलाते हुए कहता है, जादुई सोने के पंप, हमें सोने के सिक्के दो ताकि हम अपने खेतों की उसारता और बंजरता को दूर करके पुनः अपने उजाड़ गांव को बसा सके। जुगनू के इतना कहते ही पंप सुनहरे प्रकाश के सोने के साँचे में ढलकर अपने भीतर से चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर जुगनू कहता है, शुक्रिया जादुई सोने के पंप,
अब इन सोने के सिक्कों से हमारे बंजर खेत खलिहानों के लिए खाद बीज इत्यादि का प्रबंध हो जाएगा, जिससे हम खेती शुरू कर सकेंगे। जादुई सोने के पंप से मिले सुनहरे सिक्कों से गांव का पूरा पुरुष प्रधान किसानों का तबका जमीन की बंजरता का बदलाव देखकर खेती बाड़ी करने लगता है। मगर जानवरों की दशा अभी बेहाल थी, जिसे देखते हुए लीला कहती है, जादुई सोने के हैंडपंप से हम गांव के गरीबों का जीवन तो पटरी पर आ गया है, मगर यह बेचारे बेजुबान जानवर जलाशय के सूख जाने के चलते पानी के लिए छछन रहे हैं। अब इस जादुई सोने के हैंडपंप की सहायता से ही बात बनेगी। फिर लीला जादुई सोने के हैंडपंप को पुकारती है, ए जादुई सोने के हैंडपंप, इसी पल छिन सोने के सिक्के बरसाओ, ताकि बेजुबान जानवरों के लिए जलाशय में पानी की पूर्ति हो सके। लीला जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, वह सोने का होकर अपने भीतर से खूब सारे खरे सोने के चमकते दमकते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे बेचकर न सिर्फ जलाशय में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि कई और पोखर की नींव भी डाली जाती है। अब गांव पहले की तरह सुखद समृद्ध हो चुका था। फिर एक दिन वही ऋषि गांव में दस्तक देते हैं। अलख निरंजन, यह तो वही ऋषि है जिन्होंने कंचनपुरा को श्राप दिया था। इससे पहले कि यह ऋषि रुष्ट हो जाएं, इन्हें जलपान कराते हैं। सभी ऋषि का स्वागत करते हैं, मगर एकाएक वह ऋषि इंद्रदेव में बदल जाते हैं। अरे साथियों, यह ऋषि तो देवता में बदल गए। हैरान न हो, तुम्हारी परीक्षा करने वाला ऋषि इंद्रदेव यानी कि मैं ही था। दाने पानी पर मोहताज होने के बाद भी तुमने मुझे दोष न दिया, तब मैंने तुम्हें यह जादुई पंप दिया। मगर जादुई सोने के पंप से भी तुमने अपना स्वार्थ न साधा, इसलिए अब ये जादुई सोने का हैंड पंप न केवल तुम्हारी वरन तुम्हारी पीढ़ियों के प्रयोग में भी आएगी। यह कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जब भी कोई गरीब कंचनपुरा गांव में आता है तो लोग जादुई सोने के पंप से उनकी सहायता करते थे। कंचनपुरा गांव के लोग अपनी परीक्षा के परख में खरे उतरे, जिसकी बदौलत आज उनके गांव में जादुई सोने का हैंडपंप है। इसलिए साथियों, सदा स्वार्थी नहीं बल्कि कभी कभार गरीबों की सुखड़ी सफर में सारथी बनना सीखिए।